Hello, friends, and welcome. Today, I am going to cover with you one of my most favorite prose pieces in the whole canon of English literature. आज मैं जिनकी बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, जब मैंने खुद पहली बार उनका ऐसे पढ़ा और यही ऐसे पढ़ा, जिस ऐसे की हम बात करने जा रहे हैं, तब से मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनके जैसा लिखना चाहता था। खैर, बहुत मुश्किल सा है उनके जैसा लिखना, लेकिन फॉर्मूलैइक रूप से मतलब उनके जैसा ज्ञान पाना तो संभव नहीं है मेरी इस जिंदगी में। लेकिन उनका एक फॉर्मूला सा, क्योंकि मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने बहुत पास से उनको देखने की कोशिश की है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और कैसे वो थॉट्स को अरेंज कर रहे हैं और कैसे वो ट्राइपार्टाइट अपने स्ट्रक्चर को सजा रहे हैं, मैं वो आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे फेवरेट प्रोज राइटर फ्रांसिस बेकन, और उनकी सारे एसेज में से मेरी फेवरेट जो ऐसे ऑफ स्टडीज है, मैं उसकी आपके साथ आज बात करूंगा। कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, बेकन की लाइफ वगैरह के बारे में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली टेक्स्ट पर ही आऊंगा। बाकी सारी बातें हम फिर कभी कर लेंगे। वैसे हाँ, शुरू करने के लिए अलेक्जेंडर पोप का जो असेसमेंट है उनके लाइफ का, मैं काफी हद तक उससे सहमत सा हूँ। If parts allow thee, think how Bacon shined, the wisest, brightest, meanest of mankind. मीनेस्ट वाले पार्ट में थोड़ा सा हाँ शेकी है, वाइजेस्ट एंड ब्राइटेस्ट में डेफिनेटली मैं पोप के साथ हूँ। और मैं मानता हूँ कि बेकन जैसा दूसरा दिमाग खोज पाना मुश्किल सा है। ये मैं अपने कम से दिमाग से मानता हूँ, तो जो ज्यादा जानता होगा उसको और बेहतर पता चलेगा। तो आइए हम टेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को, आप ये देख पाएंगे, प्रोज का टेक्स्ट ऐसा होता नहीं है, तो मैंने इसको अपने हिसाब से थोड़ा टैब वैब लगा करके शेप किया है, ताकि आइडियाज इसमें कैसे अरेंज हुए हैं उसको हम ठीक तरह से समझ पाएं। और अगर कोई तरीका है बेकन जैसा लिखने की कोशिश करने का, वो भी कर पाए। तो एक चीज जो मैं देख पाया हूँ, वो है उनका बैलेंस। वो तीन तीन फ्रेजेस को लेकर के बैलेंस किया करते हैं, और आगे और भी हम देखेंगे वो दो दो क्लॉजेस को लेके भी बैलेंस किया करते हैं। और ऑफ स्टडीज उसका सबसे पहला और आसान सा उदाहरण है। पहला सेंटेंस है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, कॉमा, फॉर ऑर्नामेंट, कॉमा, एंड फॉर एबिलिटी। तो आप देखिए मैंने इसको इस तरह से काटा है कि फॉर और फॉर, ये तीनों फॉर जो हैं वो जुड़ किसके साथ रहे हैं, जो वर्ब है सर्व है उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो सर्व जो वर्ब है, ये स्पेशल फिगर है, इसको ज्यूगमा बोलेंगे, योकिंग बोलेंगे, ट्रिपल योकिंग है ये। सर्व जो वर्ब है वो एक साथ ही फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी तीनों पे यूज हो जा रहा है। और इससे एक बहुत ही पिथी सेंटेंस बन जा रहा है, बहुत ही जबरदस्त बैलेंस ऑफ फ्रेजेस के साथ में। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। इसे एक, क्योंकि ये ऐसा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें बहुत अर्थ भी है, लेकिन साथ ही साथ ये इतना सुंदर लगने वाला आप देख सकते हैं ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने जब बैलेंस कर दिया है, और कानों में सुनने में कितना अच्छा लगता है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये याद करने में भी बड़ा आसान है, मैंने अपने स्टूडेंट के साथ इसको करके देखा है प्रैक्टिस को। बिना कोशिश किए दिमाग में घुस सा जाता है और बैठ जाता है। तो देखिए फॉर्मूला 3 का जो है बार बार यूज करेंगे बेकन, शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं। अगले सेंटेंस में फिर से, देयर चीफ यूज, अब यूज को जोड़ेंगे फॉर से। फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। अभी मैं मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। मीनिंग की बात अब स्ट्रक्चर वाला यहां तक देख लेंगे, फिर करते हैं। तो इसका जो चीफ यूज है, इसके लिए और इसके लिए, ये सर्व करता है ए बी और सी को। तो ये सर्व जो है, और यहाँ यूज जो वर्ड है, इसको एबीसी से जोड़ दिया गया है, तीनों को एक साथ गवर्न करना है दोनों ही केस में। स्पेशल फिगर ऑफ रेटरिक है जिसको जियोग्मा बोला जाता है। बाय द वे, ये जियोग्मा जो है क्लासिकल रेटरिक से आया है, और बेकन एक्चुअली लैटिन के राइटर थे। ये एक साइंटिस्ट थे, ये एक फिलोसोफर थे, नेचुरल फिलोसफर जिसको कहा जाता है। और बेसिकली ये लैटिन में लिखा करते थे, अंग्रेजी में तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए लिख रहे थे। जैसे कि आपको शायद पता हो कि मिर्जा गालिब, जो उनका जो एस्पिरेशन था, उनका जो मेन फील्ड ऑफ राइटिंग था, वो पर्शियन था, फारसी भाषा में वो लिखा करते थे।
उर्दू में तो ऐसे ही उन्होंने लिख दिया था, ठीक है। तो उनका अपना एस्पिरेशन पर्शियन का ग्रेट पोएट बनने का था, उर्दू तो उनके कलम से निकलती थी। तो इसी तरह से फ्रांसिस बेकन का अपना एस्पिरेशन खुद को स्कॉलरली फील्ड में एस्टेब्लिश करने का था, और उसके लिए उन्हें लैटिन ही यूज करना था। उस जमाने की भाषा लैटिन थी स्कॉलर्स की। इंग्लिश में तो वो ऐसे ही लिख रहे थे समय बिताने के लिए, कुछ पास टाइम के लिए आप मान सकते हैं। तो खैर तीसरे सेंटेंस में आते हैं। यहाँ फॉर और बट से इन्होंने जोड़ा है। फॉर एवरी मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। फॉर और बट से जोड़ा, और फिर अब देखिए टू 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 तीन बार इन्होंने जोड़ा। अच्छा, ये जो फॉर ये सारे हैं, और यहाँ टू 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 है। इस युग्मा के साथ साथ ये स्पेशल केस ऑफ एनाफोरा भी है। एनाफोरा क्या है कि सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज की बिगिनिंग में सेम वर्ड आए, बार बार आए। टू वाले केस में तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं शुरुआती सेंटेंस वहीं से हुई है, डायरेक्टली दिख जा रहा है एनाफोरा। पर यहाँ जिग्मा प्लस एनाफोरा एक साथ है। इन सब की बात हम कभी अलग से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा क्लासिकल स्कॉलर है, जो क्लासिकल रिटोरिकल फिगर्स को इंग्लिश में एफर्टलेसली इतनी सुंदरता से यूज कर रहा है कि उनकी सारी पावर, सारी स्ट्रेंथ लेके चला आ रहा है। अब देखिए, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लॉथ। तो टू के साथ शुरू किया है सेंटेंस को, इज को अगर इक्वल टू मान ले तो एक्स इज इक्वल टू वाई। फिर टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। फिर ए इज इक्वल टू बी। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज द ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। पी इज इक्वल टू क्यू। तो तीन क्लॉजेस को, सॉरी तीन जो जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को उन्होंने बैलेंस किया है, और इतना जबरदस्त बैलेंस किया है कि एक ही जैसा स्ट्रक्चर सारा का सारा आया है। ये तो हो गया, हमने देख लिया कि फॉर्मूला क्या है। अगर एक फॉर्मूला हम देख रहे हैं, तो तीन का फॉर्मूला दो, एक दो तीन चार, चार सेंटेंस में से तीन बार, तो तीन सेंटेंस में मतलब थ्री फोर्थ में उन्होंने फॉर्मूला ऑफ थ्री यूज किया है और एनाफोरा यूज किया है। दो में एनाफोरा प्लस युग्मा यूज किया है, और एक सेंटेंस ऐसा जिसमें फिर भी दो पार्ट में बैलेंस उन्होंने किया है। दो और तीन का बैलेंस इनका आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा होता है। अब मीनिंग देखते हैं। स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट। तो यहाँ स्टडीज का मतलब पढ़ना लिखना नहीं, मतलब स्टडी, स्टडी का मतलब ज्ञान की पिपासा है। अपनी बुद्धि को खोलना है कई तरीकों से, पढ़ लिख कर भी, दुनिया देख करके भी, और बाकी सारी बातें अभी आने वाली हैं। तो यहाँ स्टडीज का मतलब वो अध्ययन केवल नहीं है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, सब मिला करके। तो इससे क्या मिलता है? खुशी मिलती है। इससे क्या मिलता है? गहना या सौंदर्य मिलता है। इससे क्या मिलता है हमें? कुशलता मिलती है। कैसे? तो देयर चीफ यूज, उनका उपयोग कहाँ होता है? तो खुशी देने के लिए उनका मुख्य उपयोग है इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, जब आप अकेले हो, अकेले बैठ के जैसे कोई किताब उताब पढ़ रहे हो, उसमें मजा आ रहा हो। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, और सजावट के लिए कब? जब दूसरों के साथ आप बात कर रहे हो, आप इतना अच्छा बोलें कि लोग बोले वाह वाह क्या बोला है। फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और एबिलिटी मतलब कुशलता में क्या है? दुनिया में जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप जो है अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपकी गहराई है विचारों की, वो दिखती है। और इससे लोग मानते हैं कि भाई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति। For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one। तो जो अनुभवी लोग होते हैं, वो एक एक जो चीजें हैं, माइन्यूट चीजों को ले करके उनका जजमेंट कर सकते हैं। बट द जनरल काउंसल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्न। लेकिन केवल अनुभव से ही सारा काम नहीं चलता है। जो पढ़ लिख के सीखा जाता है, उससे भी बहुत कुछ काम आता है। और मुख्य रूप से क्या है कि सोचा कैसे जाए, लॉजिक का प्रयोग कैसे किया जाए, तो ये तो प्रैक्टिस से ही होगा ना। और विचारों को कैसे प्रयोग में लाया जाए, और साधारण रूप से जो है क्या उचित है क्या अनुचित है, ये सारी चीजें भी केवल अनुभव से नहीं आ सकती। तो आपको अनुभव और पढ़ना लिखना सीखना साथ में मिलाना पड़ेगा सफलता के लिए। To spend too much time in studies is sloth। ये जो लोग किताबें लेके बैठे रहे दिन भर वही पढ़ते रहे और कोई काम ना करें, मतलब दुनिया में निकलना ना चाहे, इसको आलस्य कहा जाएगा। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। और जो ऑर्नामेंट वाला ऊपर दिखा है कि भाई क्या बोलता है, यही दिखाने के लिए केवल कि कितना बुद्धिमान है, ये लोगों को दिखाना है, केवल दिखाने के लिए, तो ये बनावटीपन हो जाएगा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल, और तीसरा वाला जो था इज इन जजमेंट डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आप जजमेंट जो है केवल जो किताबी ज्ञान है
उसके आधार पर ही करना चाहें तो ऐसा काम तो केवल जो है किताबी कीड़े या जो केवल, यहाँ पे स्कॉलर केवल विद्वान से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे स्कॉलर एक स्पेशल टाइप ऑफ पीपल, एक स्पेशल प्रोफेशन ऑफ पीपल भी हैं जो कि केवल किताबों के बल पे, पढ़ने लिखने के बल पर ही उनकी कमाई चलती थी। तो ये कहा जा रहा है कि एक्सपीरियंस और स्टडी दोनों को मिलाना पड़ेगा यहाँ तक। अब मैं लाल निशान पहले मिटा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं, मुझे लगता है कि आपको स्ट्रक्चर भी और टेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो जो भी पार्ट समझ में नहीं आया है आप प्लीज कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा और हम बात कर लेंगे और मैं आगे आपको और बता दूंगा। ठीक है। तो अब स्टडीज के बारे में ये कहा गया है कि वह एक्सपीरियंस के साथ मिला करके बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब स्टडीज इज इक्वल टू दे, ये जो दे वाला पार्ट है ये एक्चुअली स्टडीज ही है। ठीक है। तो जो क्या करता है, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। नेचर मतलब प्रकृति से हमें जो मिला है, अगर हम सीखें, पढ़ लिख कर सीखें, किताबों से सीखें, लोगों से सीखें, विद्वानों से सीखें, तो वो और बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर जब उसको हम प्रयोग करें, अनुभव मिलाएं, तो वो और बेहतर हो जाता है। मतलब समझ लिए सोने पे सुहागा सा हो जाता है। अगर नेचर से जो मिला है उस पे स्टडी का प्रयोग करें और फिर स्टडी से नेचर पे प्रयोग करने के बाद उसको एक्सपीरियंस से पक्का बना लें। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। अब ये एक सिमिली दे रहे हैं, देखिए लाइक से मिला करके। तो नेचुरल एबिलिटीज मतलब हमको जो गिफ्ट मिले हैं, जो हम पैदाइशी, जो हमको नैसर्गिक रूप से मिला है, वो नेचर में पाए जाने वाले पौधों जैसा है। प्रोइनिंग का मतलब प्रूनिंग, मतलब वो काट छाट के शेप दिया जाता है ना, तो ये प्रूनिंग जो है वो स्टडी से मिलती है। वो पौधा सही शेप में कैसा ग्रो होगा ये स्टडी से मिलता है। एंड स्टडीज देमसेल्फ डू गिव फॉर डायरेक्शंस टू मच एज लार्ज। अब स्टडी से लेकिन जनरल डायरेक्शन मिलता है। तो अब उस नेचर को स्टडी प्रूव करेगा और स्टडी को जो है सही शेप देगा एक्सपीरियंस। नेचर, स्टडी, एक्सपीरियंस, देखिए तीन चीजों को इन्होंने फिर से बैलेंस किया ना। फिर से मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, नेचर, स्टडी और एक्सपीरियंस। तो ये तीन चीजें इन्होंने पकड़ करके जोड़ दी हैं और यहां से फिर ये तीन वाला फॉर्मूला दोबारा बन गया है। क्राफ्टी मैन कंटेम, ये कंडेम नहीं है, डी नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंटेम है। क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। फिर से देखिए तीन वाला फॉर्मूला, ए, बी और सी। ए इज क्राफ्टी मैन, बी इज सिंपल मैन एंड सी इज वाइज मैन। तो क्राफ्टी मतलब जो चालाक प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो स्टडीज के बारे में जो है बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं, कंटेम्प्ट का मतलब है कंटेम्प्ट दिखाते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो साधारण लोग हैं बोलते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, प्रशंसा करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, न वो उसको कम आंकते हैं, न उसको जरूरत से ज्यादा आंकते हैं, वो उसका उपयोग करते हैं, यूज देम। क्यों? यहाँ पे भी ये दे जो है, जैसे यहाँ पर दे था, इन दोनों दे का जो सब्जेक्ट है वो स्टडी ही है। तो स्टडीज परफेक्ट नेचर और फॉर स्टडीज टीच नॉट देयर ओन यूज। किताब अपना खुद का यूज या ज्ञान अपना खुद का यूज थोड़ी ना बताता, उसको तो ज्ञानी को यूज करना होता है। बट दैट इज अ विजडम विदाउट देम। तो इनको कैसे यूज करना है ये किताबों में या विद्वान लोगों से सीखने में नहीं मिलता है। दैट इज वन बाय ऑब्जर्वेशन, ये आप दुनिया को देख करके सीखते हैं और समझते हैं। अब फिर से तीन वाला फॉर्मूला है, देखिए, पढ़ो, रीड, वर्ब को जोड़ा है, नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट, पढ़ो लेकिन लोगों से बहस वहस करने के लिए नहीं पढ़ो। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, अंधों की तरह मान लेने के लिए भी नहीं पढ़ो। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही क्योंकि तुमको जा करके बातूनी प्रकार से लोगों में अपना ज्ञान दिखाना है उसके लिए पढ़ो। तो भाई किस लिए पढ़ो? टू वे एंड कंसिडर, पढ़ो इसलिए ताकि तुम चीजों को उनके सही प्रकार से वजन कर सको, समझ सको। ठीक है। तो तीन का फॉर्मूला फिर से आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, बार बार लग रहा है। और साथ ही साथ ये अलग तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज कर रहे हैं। और एनाफोर और जियोग्मा, खैर इनका फेवरेट है, ये बार बार ये यूज कर रहे हैं। और बाय द वे जो वर्ड वे है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूरे पीस में आप देखेंगे ये क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को वजन कर करके, तौल तौल के एक दूसरे के साथ बैलेंस कर रहे हैं, पैरेलल टू थॉट्स, थॉट्स के पैरेलल में। ये है हमारे फ्रांसिस बेकन और ये है इनकी मेथड।
तो ये वर्ड्स नहीं है, ये थॉट्स है जो बैलेंस हो रहे हैं। हमको उस थॉट्स का पहनावा मतलब वर्ड्स दिखाई पड़ रहा है। तो अगर ऐसा आपको लिखना है तो सबसे पहले इतनी क्लैरिटी के साथ आपको सोचना पड़ेगा। ये मैंने बड़ा किया है इसको, फैला फैला करके। कुल जमा आप टेक्स्ट देखिएगा एक ही पेज में आ जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है, मुझे लगता है कि ये कई दिन में समझ में आकर के यूज में आएगा, है ना। तो फ्रांसिस बेकन मेरे फेवरेट राइटर, मैंने आपको बताया ही था। आप देख पा रहे होंगे क्यों है। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी, सम मतलब एक, others to be swallowed and some few to be chewed and digested। फिर ये तीन का फॉर्मूला। तो कुछ ऐसी किताबें हैं जिसको केवल चखना है, कुछ ऐसी किताबें जिसको निगल जाना है, चबाना वबाना अच्छे से पचाने के लिए नहीं, निगल जाना है, और कुछ ऐसी हैं जिनको चबा चबा करके पचाना है। ये इन्होंने मेटाफर यूज किया, देखिए टेस्टेड, स्वॉलोड और डाइजेस्टेड में ये मेटाफर यूज किया है। पहले सिमिली हम देख चुके हैं। एनाफोरा फिर से यूज किया है, बैलेंस ऑफ थ्री, दैट इज, अब इसका मीनिंग भी ये खुद ही बता रहे हैं। Some books are to be read only in parts। Tasted मतलब चखना, मतलब थोड़ा थोड़ा, कभी एक पेज इधर कभी एक पार्ट उधर, इस तरह से पढ़ लेना। In parts, that is tasted। Others to be read but not curiously। Swallowed वाला जो है, पढ़ना है लेकिन उतना खतरनाक ढंग से घुस के नहीं पढ़ना है। Some few जो digested और chewed वाला है, to be read wholly। Chewed is equal to read wholly। And digested मतलब उसको पूरी ध्यान के साथ और इज्जत के साथ और मन लगा के पढ़ना है, diligence and attention के साथ। सम बुक्स, अब ये सम के साथ देखिए, ये सम को जोड़ दिया है, मीनिंग भी जुड़ रही है और सेंटेंस भी जुड़ रहा है, क्लॉज भी जुड़ रहा है। सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी। कुछ किताबों के केस में, जो यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की जो अफोर्ड कर सकते हैं अपना डेप्यूटी रखना, तो वो उनका सहायक जाके पढ़ लेगा। एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और जो पढ़ेगा वो उससे जो मुख्य बातें वो लिख लेगा। वो लिख ये पढ़ेंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन बट, यहाँ बट और एंड का प्रयोग बार बार आप देखिएगा, जब दो वाला बैलेंस होता है इसका प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट वुड ओनली बी इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। पर वो बहुत महत्वपूर्ण किताबों में ऐसा काम भैया आपका नहीं चलेगा कि आप किसी और से पढ़वा लीजिए। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, जो महान किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें हैं, वो इस तरह से नहीं आप कर सकते उनके साथ। एल्स, नहीं तो। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक मुहावरे जैसा है। डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। तो स्पार्कलिंग वाटर होता है ना जिसमें बबल्स निकलते हैं और चमकते हैं, वैसे ही डिस्टिल्ड बुक्स भी होते हैं। दिखने में तो लगेगा आपको कि बहुत चमकदार चीज है, पर उसका टेस्ट या उसके गुण उनके हिसाब से, बेकन के हिसाब से उतने अच्छे नहीं होते। अब फिर से तीन का बैलेंस देखिए। रीडिंग मेकेथ मतलब मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग से आदमी भरता है, विद्या से, ज्ञान से। कॉन्फ्रेंस मतलब दूसरों के साथ बातचीत करने से। और रेडी मैन, अब यहाँ पे जो वर्ब है मेकेथ, ये कॉन्फ्रेंस पे लगा है, ठीक है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और यही मेकेथ जो है राइटिंग पे भी लगा है। फिर से युग्म है देखिए। तो मेकेथ जो है वो कॉन्फ्रेंस पे भी, राइटिंग पे भी और रीडिंग पे भी, ये तीनों पे आकर ये वर्ब जो है लग रहा है। और ये वापस युग्मा वाला और तीन का बैलेंस फिर से बन रहा है। पढ़ने से भरा आदमी, कॉन्फ्रेंस से तैयार आदमी, लिखने से एक पूरा पक्का आदमी बनता है। आदमी इज इक्वल टू औरत भी, ह्यूमन बीइंग। तो फिर देयरफॉर इफ देखिए तीन बार इफ है, फिर से वही तीन का बैलेंस। तो ये क्या बता रहे हैं? इफ अ मैन राइट लिटिल, तो भैया अगर लिख के आप प्रैक्टिस करके पूरा मामला उसको सही नहीं करते, सधाते नहीं है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो भाई आपकी याददाश्त बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। नहीं तो क्या आपने पढ़ा और क्या सीखा याद थोड़ी ना रहेगा लंबे समय तक, अगर लिख करके उसको पक्का नहीं किया। इफ यू कॉन्फर लिटिल, दूसरों से डिस्कस नहीं करें, बातचीत नहीं करें। ही हैड नीड अ प्रेजेंट विट, तो आपकी बुद्धि बहुत चपल होनी चाहिए। एंड इफ यू रीड लिटिल, अगर बहुत कम पढ़ते हैं, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो बहुत ही चतुरता होनी चाहिए। टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट, क्योंकि कम पढ़ा है तो जाहिर है उतना ज्यादा तो आप नहीं जानते कि जो ज्यादा पढ़ने वाला जानता है। दूसरों को आपको दिखाना पड़ेगा, सीम टू, कि आप जानते हैं बहुत कुछ जो कि आप नहीं भी जानते होंगे। तो भाई पकड़े आना खतरा है, याद रखिएगा, ब्रैकेट में है, बताया नहीं। अब इन्होंने अलग अलग ज्ञान की विधाओं की के गुण बताए हैं। तो हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, दुनिया में क्या हुआ पहले उससे आप सीखेंगे और गलतियां अपनी कम नहीं करेंगे या कम करेंगे। पोएट्स विटी, बातचीत, चपलता और शब्दों का अच्छा प्रयोग कैसे किया जाए कवि सिखाते हैं। गणित मैथमेटिक्स,
सबटाइल मतलब सटल, सूक्ष्म रूप से बुद्धि का प्रयोग करना गणित सिखाता है। नेचुरल फिलोसफी मतलब अब साइंस कहा जाता है इसको, मतलब नेचर कैसे फंक्शन करता है, उसके क्या नियम है, कायदे कानून है। डीप आपके विचारों को गहरा बनाता है। मॉरल मतलब एथिक्स, ग्रेव गंभीरता लाते हैं। लॉजिक एंड रेटरिक, एबल टू कंटेंट, और जब आप तर्कशास्त्र और बोलने की कला जानते हैं तो आप किसी से भी बहस कर पाएंगे ठीक तरह से। ये वाला 3 का फॉर्मूला नहीं है, देखिए थोड़ा लंबा है लेकिन बैलेंस इसमें भी है। और मेक जो है, ये देखिए एक वर्ब, ये जो मेक है ये यहाँ जाके हर किसी के ऊपर लग गया है। तो फिर से जियोग्मा आप पकड़ के रख लीजिए। जोकिंग या जियोग्मा जो है ये बार बार, बहुत बार बार यूज करते हैं। अब मैं मार्क्स हटा देता हूँ और फिर नीचे जाता हूँ। अच्छा, ये मार्क्स में बार बार इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नीचे चला गया तो ये यहीं पे रह जाएंगे और नीचे वाला पन्ना जो ऊपर आएगा वो आपको जो है अजीब सा लगेगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि लैटिन के विद्वान थे। तो देखिए, अबियंस studia in mores, स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, ये शायद ओविड से है जहां तक मुझे याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहते हैं कि आप जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसको मन लगा करके तो वो आपके चरित्र में बैठ जाता है, आपके चरित्र का एक हिस्सा हो जाता है। नहीं, देर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट, बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज। तो अब ये कहते हैं कि बुद्धि के रास्ते में ऐसा कोई रोड़ा या अड़चन नहीं है जिसको कि ठीक प्रकार के अध्ययन से दूर ना किया जा सके। लाइक अब देखिए सिमिली, एज डिजीज ऑफ द बॉडी मे हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस, शरीर की अलग अलग समस्याओं आदि व्याधियों के लिए सही प्रकार की एक्सरसाइज होती है डिजीज के लिए, तो उसी प्रकार से दिमाग की व्याधियों के लिए स्टडीज होती है। बोलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड ड्रेन्स, तो किडनी के लिए जो है बोलिंग नाम का, मतलब ये उस समय का मेडिसिन है, अब का नहीं है ये। उस समय जो ये प्रचलित था, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक टाइप के थे बेकन, तो वो ऐसे ही बात नहीं कर रहा है। जो उस समय प्रचलित था ज्ञान उसको आपको दे रहे हैं। तो बॉलिंग से किडनी के लिए फायदा करता है, शूटिंग से लंग्स और ब्रेस्ट के लिए फायदा करता है। ये शूटिंग वो बंदूक वाली शूटिंग नहीं है, ये जो है तीरंदाजी है। तो बड़े बड़े उस समय बोज हुआ करते थे, और उस समय पहले तो बोज एंड एरोस के लिए आपको खुली हवा में जाना पड़ेगा और फिर चलना पड़ेगा लंबे समय तक और फिर तीरंदाजी करनी पड़ेगी। तो फॉर लंग्स एंड ब्रेस्ट, वॉकिंग फॉर द स्टमक, वो आज भी है तब भी था, राइडिंग फॉर द हेड एंड द लाइफ। तो इस तरह से ये बताते हैं कि भाई ABCDEF, जिस तरह से शरीर के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, तो उसी तरह से अलग अलग टाइप की स्टडीज हैं दिमाग के लिए। तो फिर क्या क्या स्टडीज है भाई? सो इफ अ मैन्स विट बी वॉन्डरिंग, अगर किसी का मन इधर उधर भटकने वाला है, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको गणित पढ़ने दो। मैथमेटिक्स रिमेम्बर सबटील बनाता है इनके हिसाब से, मतलब सटल, सूक्ष्म बुद्धि बनाता है। For in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again. आपको याद होगा थ्योरम वगैरह प्रूव करने में, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हटा, वापस आपको जाकर के जीरो से मतलब ओ इज इक्वल टू ओ बी और AC इज इक्वल टू AD से फिर से प्रूव करना पड़ेगा। भाई साहब कैसे ध्यान हटेगा? हटना ही नहीं है। तो इससे वो ध्यान साधने का काम हो जाएगा। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंस, अगर आप उसको अंतर पता नहीं चलता है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन। अब A और B का अंतर आपके सामने है, आपको नहीं दिख रहा है। स्कूल मैन मतलब वो लोग जो कि मेडिवल एज में चर्च में रहते थे और धार्मिक लोग थे और सूक्ष्म रूप से सोचते थे धर्म के ऊपर और उसी के मुद्दों के ऊपर, दुनिया के ऊपर नहीं। वो वाली दुनिया मतलब स्वर्ग और नरक और भगवान और मतलब इस तरह की चीजों के बारे में सोचते थे, और मुख्य रूप से उनको ही अधिकार ही था पढ़ने लिखने और बाइबल को इंटरप्रेट करने का। अब उनके जो स्कूल्स थे उनमें वो बिलोंग करते थे, इसलिए स्कूल मैन कहा जाता है। और वो सूक्ष्म तत्वान्वेषी थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो छिद्रान्वेषी बन गए और उनको नाम दिया जो सिमिनी सेक्टोरस, मतलब क्यूमिन के सीड को भी काट के बांट के देखने वाला, या बाल की खाल निकालने वाला इसको कहा जाता है। उन्होंने कहा भैया जिसको अंतर पता ना चलता हो वो स्कूल मैन के साथ स्टडी करें, वो बाल की खाल निकालने में पता चल जाएगा, उसको छोटी छोटी चीजों में अंतर पता चलेगा। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the lawyer's case. और अगर उसे चीजों को घुमा फिरा करके तरह तरह से देखने की आदत ना हो और उसे किसी बात को सिद्ध करने की, उसको दिखाने की आदत ना हो,
तो भाई वो वकीलों की संगत में चला जाए और उनके केसेस को पढ़ा करे, वो धीरे धीरे ये पूरा सीख जाएगा। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीप्ट। तो इस तरह से जैसे बॉडी के डिफेक्ट के लिए एक खास दवाई है, उस तरह से दिमाग के खराबी के लिए भी या परेशानियों के लिए भी एक खास प्रकार की विधा में वो स्टडी करके आगे बढ़ सकता है। तो ये हुआ खत्म भाई ऑफ स्टडीज। अगर आपको पसंद आया पहला ऑफ स्टडीज खुद और दूसरा मेरा बताने का तरीका, तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आगे भी ऐसे ही चीजें आपको देखते रहने हैं, समझते रहना है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो, समस्या आ रही हो, कुछ और चीज चाहिए आपको, और मटेरियल चाहिए, नीचे जो है कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, उसका काम हो जाएगा। तो अब लगता है कि समय आ गया है हमारा विदा लेने का। तो भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए और आगे बढ़िए, और मैं आपके साथ हूँ लगातार, वी चैनल आपके साथ है। सो ऑल द बेस्ट।